टूटू साहब, अब जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो पूरा सेगमेंट है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अब ठीक है, मारुति की गाड़ी है, मारुति का हम सब जानते हैं कि बड़ा भरोसा है दर्शकों ग्राहकों के मन में। और दूसरा ये है कि बहुत ही बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस भी रहती है, बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अब जिस तरह से हुंडई का फुटप्रिंट है हिंदुस्तान के अंदर, या किया ने आते ही साथ जिस तरह से अपना पूरा एक पाउंस जमा लिया है इंडियन मार्केट में, और खासतौर पे अपनी सेल्टोस गाड़ी में, क्या इस गाड़ी के लिए इतनी आसान होगी रहा? मतलब अगेन मैं दर्शक और ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब वो चुनने जाएंगे तो क्यों मारुति की गाड़ी चुनेंगे? देखिए भट्ट साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मारुति का इस जो मार्केट शेयर था और 50% के लगभग घूमता रहता है, वो दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विस, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज उनकी दे हैव बीन हियर सिंस 1983 ऑनवर्ड्स। तो उनको ये कि हेड स्टार्ट मिला है 10-12 साल का, जिसके साथ उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत बढ़िया बना लिया, जो कोई भी इस वक्त मात नहीं कर सकता। बट द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स के टेक्नोलॉजी वाइज हम जो और मैन्युफैक्चरर हैं और ये मारुति है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दे आर ऑल सिमिलर। हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके अंदर आप रिफाइनमेंट ऑफ इंजन हैं, ट्रांसमिशन हैं, सस्पेंशन हैं, स्टीयरिंग हैं, सो ऑन, एयर कंडीशनिंग, वो सब की ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो देर इज़ नो चेंज। अब तो सिर्फ गाड़ी में ये रह गया कि इसमें फीचर कौन से फालतू हैं जिसके साथ कस्टमर को लुभाए और कस्टमर को अट्रैक्ट करे। आजकल जो आपके नौजवान हैं, दे आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद देयर स्मार्टफोन्स, और अपने स्मार्टफोन के साथ अपनी गाड़ी को कनेक्ट करते हैं, और साथ साथ उनके जो फीचर्स हैं दे ट्राई टू यूज़ इट। ऑफ कोर्स इतने सारे फीचर्स हैं जो उसमें से मेरे ख्याल 10% ही वो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, ये बात सही है। ये फीचर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है टूटू साहब। मैं रणजो साहब आपसे भी एक बार इस पर राय ले लेता हूं। अक्सर मैं पढ़ता भी रहता हूं और कई बार प्रैक्टिकली भी सोचता हूं, जितने फीचर लोडेड गाड़ियां आने लग गई हैं, एक्चुअली में हम उनके कितने फीचर इस्तेमाल करते हैं एट अ टाइम, जिनके लिए हम बहुत सारे पैसे देते हैं। विवेक जी, बात ऐसा है कि आप 10% भी शायद यूज नहीं करते, लेकिन जैसे टूटू साहब ने भी कहा कि लोग आजकल मांगते हैं ये चीजें। अब आप देखिए, हमारे जैसे खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो सनरूफ का क्या फायदा, इतनी गर्मी होती है, नहीं तो बड़ा ठंड होता है। लेकिन हाँ, सबका डिमांड है कि पैनोरामिक सनरूफ होना चाहिए, क्योंकि एक वो खुला एक फीलिंग देता है, और लोग उसमें डेंजरस काम भी करते हैं, जैसे उससे निकल के खड़े होते हैं, ये सब चीजें। ये कौन क्यों चाहिए? लेकिन चाहिए लोगों को। वायरलेस स्मार्ट का प्ले चाहिए, एंड्रॉइड ऑटो चाहिए, कार प्ले चाहिए, तरह तरह के गैजेट्स चाहिए, तरह तरह के डिस्प्लेस चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होती गाड़ी में तो कंज्यूमर कहता है कि ये गाड़ी बेकार है, इसमें तो कोई फीचर ही नहीं है। दूसरी तरफ देखो तो मजबूरन मैन्युफैक्चरर को भी आज के डेट में सोचना पड़ता है कि अगर फलाने कॉम्पिटिंग कार में इतने फीचर्स हैं तो हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा क्या है कि देख के कंज्यूमर आकर्षित होगा। तो ये फीचर चाहे आप यूज करो ना करो, लेकिन होना चाहिए। राइट, चाहे आप ये फीचर यूज करें ना करें, क्या थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ये आपके माइंड पे प्ले करते हैं, और यंग जनरेशन को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। कितना इस्तेमाल होता है इट्स अ डिफरेंट थिंग, और इसीलिए मारुति ने भी अपनी इस गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखी है। जैसे कॉम्पिटिटर्स ने जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब इस गाड़ी में देने की कोशिश की गई है। टूटू साहब, अब अगर मैं इसी सेगमेंट की बात करूं, अच्छा देखिए, हाल ही में आई थिंक वो सारी रिपोर्ट्स आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी कि जो लोअर सेगमेंट की कारें हैं या थोड़ी बजट रेंज की कारें हैं वो तो बिक नहीं रही हैं, लेकिन एसयूवी मिड लेवल से लेकर ऊपर लग्जरी कारों तक की बिक्री बढ़ती चली जा रही है। ये क्या हो रहा है इस समय? क्या ये बाइंग ट्रेंड हमें क्या बताता है? देखिए, ये तो सिर्फ ये बताता है कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, इट इज़ गेटिंग बेटर। पीपल हैव गॉट दैट डिस्पोजेबल इनकम, जो जिसके साथ वो थोड़ा सा शौक अपना पूरा कर सकते हैं। और वो एस्पिरेशंस जो थी हमारे अंदर कि हमको भी ऐसी फीचर फील्ड गाड़ियाँ चाहिए, पावर स्टीयरिंग चाहिए, पावर ब्रेक चाहिए, हम उस बात की बात कर रहे हैं जो 30-40 साल पहले इट यूज टू बी अ लग्जरी। अब इस वक्त तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड आइटम, और स्टैंडर्ड आइटम के अंदर आपका ABS ब्रेक्स हैं, एयर बैग्स हैं, ये दुनिया भर की जो फीचर्स हैं वो सब आपको साथ मिलते हैं। सो दोज रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर डाउन डिक्रीजिंग।
और अब जो आ गई हैं, और रियलिटी हमारी जो नई जनरेशन की है कि दे वांट एवरीथिंग यू नो इन देयर कंट्रोल ऑन अ स्मार्टफोन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नाउ ड्राइविंग द फोर्स। ठीक है, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के माइंडसेट पर और फिर वो अपना डिसीजन लेता है। रोनोज साहब, अगर हाइब्रिड कार की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड मॉडल देखे नहीं भारतीय कंज्यूमर्स ने, कुछ कुछ आए लेकिन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुए और लोगों के बीच पॉपुलर भी नहीं हुए। क्या इस तरह के मॉडल्स को मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा आता है? इतना पैसा देने का एडवांटेज आपको क्या रहेगा या क्या डिसएडवांटेज रह सकते हैं? देखिए, जो हाइब्रिड कार्स होता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो तो है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन साथ साथ काम करते हैं। तो इसलिए इसमें ये होता है कि गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी रहती है और कंज्यूमर को जो ज्यादा गाड़ी चलाते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहता है। अब आपको मालूम है कि धीरे धीरे ऐसे नॉर्म्स BS6 वगैरह के हो गए हैं कि छोटी गाड़ियों में डीजल इंजन जो है वो धीरे धीरे अनवायबल होता जा रहा है और वो एवरेज का इफेक्ट आता नहीं है। तो इसलिए कंज्यूमर्स को हाइब्रिड बेटर पसंद आती है। लेकिन हाइब्रिड का जो मेन डिसएडवांटेज है वो इनिशियल परचेज प्राइस। क्यों हाइब्रिड इतना पॉपुलर नहीं हुआ? क्योंकि इनिशियल परचेज प्राइस उसका ज्यादा होता है नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले, और डिबेट वही शुरू हो जाती है कि वही 6-7 किलोमीटर पर लीटर बचाने के लिए क्या आप 8-9 लाख रुपए का फर्क जो है उसको देंगे? तो मेंटेनेंस वाइज इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आजकल गाड़ियों के बैटरी जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का, तो उनकी बैटरी में कम से कम 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। तो ये सब चीजें ठीक है, मेंटेनेंस भी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक एडवांटेज जो मेन है वो एफिशिएंसी का है, और उस एफिशिएंसी की क्या कीमत है वो आपको चुकानी पड़ती है। जी, राइट राइट। तो टूडू साहब, एक और चीज़ जो सोचने में आती है वो ये कि एक समय में हमने देखा कि जो सब 4 मीटर एसयूवी थी या जैसे हम कॉम्पैक्ट एसयूवी की थी, उसका मार्केट सबसे ज़्यादा गर्म था, सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी वहाँ थी। क्या ये धीरे से शिफ्ट होके मिड सेगमेंट एसयूवीज, मतलब 10-12 लाख से शुरू होकर 17-18 तक जाए, उधर शिफ्ट कर गया? अब ज़्यादा लोग, भले ही शायद उनको पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन अब इस मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया ना कि अब थोड़ा सा एस्पिरेशन जो है हमारी वो ऊंची होती जा रही हैं, एंड नाउ मारुति 800 की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर लग्जूरियस, एंड वी वांट टू शो टू द वर्ल्ड कि हम भी आ गए हैं भैया, अब हम भी अफोर्ड कर सकते हैं टू हैव सम लग्जरी। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, एस्पिरेशन तो होती ही हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ हमारे को मिल जाए। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी आपकी बेटर हो रही है तो ऑब्वियसली आपको एक डिस्पोजेबल इनकम भी साथ में होगी, जिसके साथ आप यू कैन इंडल्ज इन योर यू नो कंफर्ट्स एंड योर लग्जरीज। जी, तो रोनोजो साहब, हालांकि ये तो पूरी तरह बजट का ही मामला होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वो बजट की फ्लेक्सिबिलिटी है तो भी मैं कहूँगा प्रैक्टिकल क्या चीज़ रहती कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी कारें मौजूद हैं, बेस्ट सेलिंग कारें इस समय है, और एक जो थोड़ा मिड साइज की तरफ लेकिन उसकी हायर रेंज ऑलमोस्ट आपको 18 लाख के ऊपर खींच देती है, क्या बेटर डिसीजन रहता है? ये बेटर डिसीजन तो आज हमारे सड़कों का जो हाल है और छोटे मोटे बारिश से भी जो हाल हो जाता है, मेरे को तो लगता है कि एसयूवी ही लेना आज के दिन में थोड़ी सी समझदारी वाली बात है। कार में, सेडान में फिर भी थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि हमारे रोड जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से उतनी बढ़िया नहीं है। तो एसयूवी सेगमेंट ठीक रहता है, और इस सेगमेंट में 3 कॉम्पिटिटर्स जो बहुत बड़े बैठे हुए, अब तीसरा मारुति का आ गया, नहीं तो क्रेटा और सेल्टोस ने तो यहाँ पे तबाही मचा रखी थी और मार्केट पूरा गैदर कर रखा था। और अब इस गाड़ी के आने से, ग्रैंड विटारा के आने से, मेरे को लगता है कि चॉइस बढ़ गया है, और इसकी जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली वर्जन है, ऑटोमेटिक वर्जन, वो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आएगी और उसकी तरफ फोकस कंज्यूमर्स का काफी होगा। राइट, तो चलिए इस ऑलरेडी हॉट सेगमेंट को थोड़ा और हॉट करने के लिए आ गई है ग्रैंड विटारा। अब यह है कि कंपटीशन तगड़ा होगा, ऑप्शंस बढ़ गए हैं। पहले 2 कारों का कब्जा था यहाँ पर, लेकिन अब ये मारुति की कार कितनी हलचल मचाएगी ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल उठाएंगे कि ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है कि कारें एक से एक आ रही हैं, उनकी बुकिंग भी हो रही है, लेकिन डिलीवरी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मारुति क्या डिलीवर कर पाएगी टाइम पे? क्या प्लान है उसके लिए? अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।